स्वागत है आपके बार फिर से आपके चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे कल के लेक्चर को, जो कि था पंचायती राज वन लाइनर। ये वन लाइनर ऐसे वन लाइनर है जिनमें से जिनको हमने बनाया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से, और इसमें से आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर इसको देखेंगे आप तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अलावा हमने और भी वीडियोस हिस्ट्री से और जो अदर पार्ट है आपके सिलेबस के, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको यूनिट वाइज लेकर आते जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो के भी, आप उसे भी देखिए। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए रिवीजन है, इसको आप सुनेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जिनकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है वो भी इसे सुनते रहिए बार बार, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और समझा भी मैं दे रहा हूँ तो समझ में भी आ जाएगी, और इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला लाइनर है वो है 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 को 243A से लेके 243O तक 15 उपखंडों में बांटा गया है। ठीक है, ए से लेके ओ तक सब सेक्शन, सब उपखंडों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। वो खंड कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका 243A, वो है ग्राम सभा से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे ग्राम सभा से संबंधित जो भी जानकारी है आपको 243A में मिल जाएगी। इसको हम ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राम सभा का मैं ग्रा ले लेता हूँ, ग्राम का, और सभा का स, तो ये क्या बन गया, ग्रास। ओके, ग्रास मीन्स क्या होता है, घास। तो ए नाम का एक व्यक्ति है, अ पर्सन, उसका नाम क्या है, ए है, वो गार्डन में ग्रास में चल रहा है। ठीक है, तो ए से हो गया ग्राम सभा, ग्रा से ग्राम, स से सभा। उसके बाद 243 भी जो बात करता है पंचायतों का गठन से, तो ये क्या जाता है, पंग। तो इसको पंग की अगर अम की मात्रा में हटा दें तो क्या हो जाएगा, पग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पग। तो पंचायतों का गठन, तो ये बी है यहाँ पे, बी। ए को बी मिल गया गार्डन में, बी उसका फ्रेंड है मान लीजिए, और ये दोनों भी ग्रास में क्या अपने अपने पग से, पैरों से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। इस तरीके से याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इनको सी, जो 243C है वो है पंचायतों की संरचना, इसको हम लिख सकते हैं प स। ठीक है, और इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई कर देते तो प में आ की मात्रा लगा देंगे, पास। तो चलते चलते ए और बी ने पास में क्या देखा, देखा मीन्स सी, FEE, सी मीन्स यहाँ सी जैसा उच्चारण हो रहा है। तो क्या देखा, एक सीट देखा। क्या देखा, सीट, क्योंकि वो चल के थक गए थे तो बैठना चाहते थे, तो उन्हें पास में क्या दिखा, एक सीट दिखा, जिसमें क्या लिखा हुआ था, डी। जो सीट नंबर क्या था, नाम जो दिया गया था सीट का वो था डी। तो 243D किसकी बात करता है, सीटों के आरक्षण की। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, सीट सी देखा उन्होंने। ठीक है, पास में पंचायतों की संरचना, सीट, तो डी फॉर सीटों का आरक्षण। तो ये कहानी थी ये चारों के लिए, ABCD के लिए, जिससे आपको ABCD याद रहेंगे, अनुच्छेद 243A से लेके 243D तक। अब हम E और F को कोशिश करेंगे अलग से पढ़ने की, अब हम दो दो करके बाकी को याद करेंगे। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के भी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो चलिए 243 बात करता है पंचायतों का कार्यकाल। कार्यकाल को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइम, टाइम ड्यूरेशन, या टाइम भी बोल लीजिए आप। और ये खत्म किस में हो रहा है, ई में, तो ई टाइम ड्यूरेशन। तो इस ई से ई में ये खत्म हो रहा है, इससे आप याद रखिए ई टाइम का, ई कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, टाइम ड्यूरेशन। एफ बात करता है सदस्यों की योग्यता। योग्यता मीन्स उनकी एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात करता है। तो इसके लिए तो कुछ ट्रिक बनाना संभव नहीं है, तो इसको एफ को आपको यूं ही याद रखना है, एफ फॉर योग्यता, सदस्यों की योग्यता।
ठीक है। ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिटनेस, एफ फॉर फिटनेस होता है, तो जो फिट होगा वो क्या होगा, योग्य होगा, वो सदस्य क्या होगा, योग्य होगा। इस तरीके से किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए। तो एफ फॉर फिट, फिट सदस्य योग्य। उसके बाद आता है जी और एच, ये दो को हम एक साथ याद रखेंगे। जी और एच दोनों जो है पावर की बात करता है। जी भी पावर, शक्ति की बात करता है, और एच भी किसके बारे में बात करता है, पावर मीन शक्ति के बारे में ही बात करता है। बट कौन कौन सी शक्ति, तो जो जी है वो पंचायतों की शक्ति के बारे में बात करता है। तो जी फॉर जीनियस होता है, तो याद रख लीजिए पंचायत जो होते हैं, पंचायत के सदस्य जीनियस होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो जी फॉर जीनियस, जी से पंचायतों की शक्ति। और एच जो है वो करारोपण शक्ति, टैक्सेशन पावर के बारे में बात करता है। तो एच फॉर हाई, हाई लेवल के लोग टैक्स पे करते हैं। एच फॉर हाई, हाई लेवल के लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं और उनके पास टैक्स पे करने की क्या होती है, शक्ति होती है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो जी और एच दोनों ही शक्ति के बारे में बात कर रहा है। जी बात कर रहा है पंचायतों की शक्ति और एच बात कर रहा है करारोपण शक्ति। इसके बाद हम मूव करेंगे आई और जे में। आई बात करता है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस, फाइनेंस मतलब मनी। इसके लिए एक लाइन बनाएंगे, आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास क्या है, पैसे हैं। तो यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई मनी के बारे में बात कर रहा है। आई हैव मनी, मनी मीन्स राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त मतलब मनी। और जे जो बात करता है वो है पंचायतों का लेखा परीक्षण अथवा अंकेक्षण, लेखा परीक्षण अंकेक्षण के बारे में बात करता है। तो जे जो है, मान लीजिए जे फॉर जर्नलिस्ट भी होता है, तो जर्नलिस्ट आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, कुछ परीक्षण कर रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो पंचायतों का लेखा परीक्षण अंकेक्षण जे, 243 जे। उसके बाद है के और एल को याद रखेंगे, के को सिंगल याद रखेंगे। पंचायतों का निर्वाचन, के फॉर क्या, निर्वाचन के बारे में बात करता है के। तो के से चलिए किसी शहर का नाम दे देते हैं, के फॉर कानपुर। कानपुर के गांव में क्या हो रहा है, मान लीजिए कानपुर, कोलकाता, कुछ भी दे सकते हैं। के गांव में क्या हो रहा है, पंचायत का निर्वाचन हो रहा है, के फॉर पंचायत का निर्वाचन। फिर 243L पंचायती राज संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना, और एम बात करता है कुछ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना। तो ये दोनों लागू ना होने वाली बात करते हैं। एम बात करता है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, और पंचायती राज संघ राज्यों में लागू ना होना। ठीक है, संघ राज्यों में लागू ना होना। तो ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों लागू ना होने के बारे में बात करते हैं, एल और एम। फिर एन और ओ को हम याद रखेंगे नो से, एन ओ, नो। नो मीन्स, देखिए एन बात करता है विद्यमान कानूनों को बना रहना, तो जो कानून बने रहेगा इसमें नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एन फॉर नो चेंजेस। और उसी तरीके से वो बात करता है निर्वाचन आदि मामलों में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो निर्वाचन होता है ग्राम पंचायत में, उसमें किसी भी प्रकार का न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, मीन्स नो हस्तक्षेप, नो का ओ, नो हस्तक्षेप, तो दोनों ही नो में फिट हो रहे हैं। तो एन ओ नो, एक एन है, कानून वैसे के वैसे रहेंगे, और वो बात करता है कि यहाँ के निर्वाचन में न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा 15 आपको जो इसके उपखंड है उसको याद करा दिया है ग्रुपिंग बनाकर। इसको आप बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, आपको याद रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वन लाइनर में। तो अगला वन लाइनर हमारा, ग्राम सभा में गणपूर्ति का दायित्व तो उस ग्राम के सरपंच एवं पंचों का होता है। ग्राम सभा में देखिए गणपूर्ति के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, 1/10 जनसंख्या का 1/10 लोग होने चाहिए उपस्थित, और उनमें से 1/3 क्या होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, उसको देखिए ध्यान से। फिर ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है। अध्यक्ष कौन होगा ग्राम सभा का, सरपंच होगा। लेकिन सरपंच उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो इस स्थिति में उप सरपंच क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और मान लो सरपंच और उप सरपंच दोनों ही उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं,
तो उस स्थिति में उस समय जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, एक अपने बीच में से एक अध्यक्ष चुन लेंगे और वही क्या कर देंगे, अध्यक्षता कर देंगे। ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ग्राम सभा का चुनाव अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का ही होगा। देखिए अनुसूचित जनजाति में अगर ग्राम सभा का कोई अध्यक्ष चुना जा रहा है तो वो क्या होगा, अनुसूचित जनजाति का ही होगा। तो इसको याद रखिए, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति का ही अध्यक्ष होगा। फिर ग्राम सभा का सम्मेलन 1 वर्ष में 6 बार अनिवार्य है और प्रत्येक 3 महीने में 1 बार इसकी बैठक बुलाई जानी चाहिए सरपंच द्वारा। और यदि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती, कोरम पूर्ति ये 110-13 वाला जो रूल है वो नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में अध्यक्ष जो रहेंगे वो क्या कर देंगे, बैठक को स्थगित कर देंगे और आगे की तिथि निर्धारित कर देंगे। मगर मान लो लगातार 3 बैठक में भी जो गणपूर्ति या कोरम की पूर्ति नहीं हो रही है, सफिशियंट लोग आके शामिल नहीं हो रहे हैं सभा में, तो ऐसी स्थिति होने पे पंच और सरपंच को क्या होगा, एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। नोटिस जारी कर दिया जाएगा, बोला जाएगा भैया क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, बताओ हमको, ग्राम सभा का जो मीटिंग होता है उसमें लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है। और उसके जानकारी देंगे और उसके बाद फिर 2 अवसर और देंगे उनको कोरम पूरा करने के लिए। और उसके बाद भी सरपंच पंच कोरम पूरा नहीं करवा पाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। फिर है ग्राम पंचायत का गठन, पंच सरपंच और उप सरपंच भी आ गए यहाँ पे। ग्राम पंचायत में तीनों होते हैं, पंच सरपंच और उप सरपंच। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इनसे मिलकर बनता है, ये इनका ढांचा होता है। और प्रत्येक 5000 जनसंख्या पे एक जनपद पंचायत होता है। हर 5000 जनसंख्या पे क्या होना चाहिए, एक जनपद पंचायत, और प्रत्येक 1000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि ग्राम सभा की बैठक सरपंच या कलेक्टर, सरपंच लेगा या तो कलेक्टर बुला लेगा या तो जनपद पंचायत द्वारा बुलाई जा सकती है। किसकी बैठक, ग्राम सभा की। इस सूखे से निपटने हेतु विकास खंड स्तर पर योजना बनाई जाती है। जो सूखे से निपटने हेतु योजना किस स्तर पर बनाई जाती है, विकास खंड स्तर पर। पेपर में आया हुआ है। ठीक है। जनपद पंचायत में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सदस्य होते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा है, लेकिन ये लाइन हमने ऐड किया इसमें, जिसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। अब इसमें देखिए जितने भी सदस्य हैं उसमें से 20% क्या होंगे, जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत में वो होंगे इसमें सदस्य। ठीक है। ये नेक्स्ट है, प्रवेश कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। ग्राम पंचायत प्रवेश कर नहीं लगा सकती। एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। और व्यक्ति कौन होगा, अनुसूचित जनजाति का ही होगा। पहले भी हमने डिस्कस किया, रिपीट हो गया ये। यदि सरपंच के चुनाव में समय है, मीन्स लंबित है, चुनाव नहीं हो पा रहा है और सरपंच का पद खाली है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो वरिष्ठतम पंच अधिकारी होता है ना, जो पंच जो होता है सबसे वरिष्ठ मुखिया बड़ा, वो क्या बन जाता है, कार्यकारी सरपंच के रूप में कार्य करता है। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त पदेन सदस्य भी क्या होते हैं, सदस्य हो सकते हैं। फिर जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। देखिए जनपद पंचायत जिला पंचायत से छोटा होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सदस्य हो जाते हैं। पदेन सबको याद रखेंगे। सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तित करने पर आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। प्रत्यावर्तित तो कर रहे हैं लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, 1/3 सदस्य का पहले क्या आना चाहिए, हस्ताक्षर आना चाहिए। फिर सरपंच प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था। अब जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो एक तो जिनको निर्वाचित करके लाया जाता है वो लोग सदस्य होते हैं। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य जो है वो जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है।
राज्य विधानसभा के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। देखिए, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और जनपद पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं वो भी इनके सदस्य बन सकते हैं। जिला पंचायत बड़ी इकाई हो जाती है, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो इनके सदस्य होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। और यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर देता है तो वो पूर्व जनपद का सदस्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसने वो पहले वाले जनपद को छोड़ दिया है, कहीं और रह रहा है, तो वहाँ का वो सदस्य हो ही नहीं सकता। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो जिला पंचायत क्या करती है, एक स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है। इस सामाजिक वानिकी एवं प्रौढ़ शिक्षा संबंधित शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 5 है। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति, कौन समिति? शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 1 महिला होनी चाहिए और साथ ही साथ एक अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य भी होने चाहिए। जिला पंचायत की शिक्षा समिति में भी 1 महिला सदस्य होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिला पंचायत की शिक्षा समिति, इससे पहले हमने बात की जनपद पंचायत की शिक्षा समिति। यहाँ भी 1 महिला सदस्य होगी और उस अनुसूचित जाति जनजाति से भी 1 सदस्य होगा। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। देखिए, जनपद पंचायत के जो सदस्य का जो चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इनको चुनते कौन है? जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं ना, वही क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करने का क्या होता है? अधिकार होता है। पंचायतों की लेखा का जो अंकेक्षण है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो पंचायत का अपना लेखा का जो अंकेक्षण करना है उसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी? एक स्वतंत्र रूप से अंकेक्षण संगठन को नियुक्त कर देगी। ठीक। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमने वन लाइनर लेकर आए हैं आज, इसको बार बार सुनिए, समझिए, याद कीजिए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। ठीक है। और ये हमारे कुछ और भी कोर्स है जो अभी हम ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, बट अभी लॉकडाउन के कारण अभी क्लासेस ऑफलाइन बंद हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉमर्स की 11th 12th BCom, MCom, MBA, इसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लास भी क्लास 9th 10th 11th 12th की सभी की अवेलेबल है। अगर आपके परिचित में है किन्हीं को क्लासेस करनी है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9329 497988 एंड वन मोर नंबर इज 88, ये मेरा नंबर है 8871894860। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? संपर्क हमसे ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।